जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो अपलोड होते हैं वो सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी या हिंदी साहित्य आदि जी के आदि से आप संबंधित हैं, रेलवे, सी टेट, यूपी टेट, आरपीएस से संबंधित हैं, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और करंट अफेयर से संबंधित आप सुमित जैन सर्च करेंगे तो भी आपको डेली अपडेट, डेली न्यू करंट अफेयर्स मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आदिकाल का पार्ट 6 लेकर के आए हैं। ठीक है, आदिकाल के पार्ट 5 इससे पहले अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देखें। और ये पार्ट 6 है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न, एक मिशन, एक जो है टेस्ट सीरीज चल रही है कि हम आदिकाल से लेकर के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में ना आए। ऐसे प्रश्नों को छांट करके आप तक प्रेषित कर रहे हैं। तो आप का जो कर्तव्य बनता है वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो देखें। ठीक है, आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल अगर प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम अगर आप नहीं चलाते हैं तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें आप सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो व्हाट्सएप पर भी आप क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? जी हां दोस्तों, आचार्य शुक्ल के बारे में आप जानते होंगे कि आचार्य शुक्ल जी जो हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। 1929 में ये शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है वो माना है किससे माना है? तो ये 4 विकल्प में से एक आपको कमेंट में लिखना है। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, प्राकृत की अंतिम अवस्था से। जो आचार्य शुक्ल जी हैं इन्होंने प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जी हां दोस्तों, काल क्रमानुसार की बात यहां पर हो रही है और सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है तो आपको बताना है। आप पढ़ते हैं और आप खुद कमेंट में बताना कि ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और कितनी बार ये पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम काल क्रमानुसार कवियों को वर्गीकरण का जो है कवियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने किया है। ये चीज आपको याद रखना है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनका प्रमुख ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन साहब का, तो वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंध लेखकों को सही कालक्रम में लगाएं। एक कालक्रम जैसे जो प्रश्न है वो नेट एग्जाम और पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ी से कठिन होते हैं, एक आध दो क्वेश्चन टेट लेवल पे भी पूछे जाते हैं, जैसे आरपीएससी हो गया, यूपी टेट हो गया, एलटी ग्रेड और भी अन्य राज्यों की जो टेट संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें पूछ ले जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आपने टिक किया होगा, उत्तर हो जाएगा गारसादा तासी सर्वप्रथम, फिर शिवसेन सेंगर। ठीक है, इनकी जो रचना है शिवसेन सरोज है। ठीक है, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु की मिश्र बंधु विनोद है। तो इस सारे के सारे जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, इनके बारे में हमें क्रम से भी पढ़ लेना है। तो गारसादा तासी, शिवसेन सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और फिर मिश्र बंधु, इनको क्रम से भी हमें देख लेना है। नेक्स्ट हम देखें कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किसका है? तो जल्दी से बताएं। ऐसे जो कोटेशन होते हैं, जो कथन होते हैं, वो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। और 2 क्वेश्चन हर हिंदी साहित्य के एग्जाम में रामचंद्र शुक्ल से संबंधित, रामचंद्र शुक्ल के कथनों से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है, तो शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, याद रखो, आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब आपको बताना है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ये 4 विकल्प हैं, तो जल्दी से बताएं कौन सा कथन सत्य है, बताना है। कभी कभी सत्य नहीं है, कभी कभी सत्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम देते हैं तो यहां पर आपको प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहां से अगर एक भी नंबर आपका कटता है तो आपके लिए बहुत घातक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है। तो ये क्या है? ये जो है विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कथन सत्य है, क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी दोनों ही
जो है इसका तालमेल है। आपने देखा होगा कुछ रचनाएं हिंदी की, कुछ रचनाएं अपभ्रंश की, और कहा जाता है कि हिंदी की रचनाओं में भी अपभ्रंश के शब्द देखने को मिलते हैं, अपभ्रंश भाषा का तालमेल मिलता है। तो आदिकालीन साहित्य में अपभ्रंश आभास हिंदी में है, ये चीज आपको याद रखनी है। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? कभी कभी सिंगल पूछ लिया जाता है कि अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है, कभी पूछा जाता है कवि शेखर के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों विद्यापति, और जिसमें विद्या होती है उसकी जय होती है, ठीक है, याद रखना। तो विद्यापति को कवि शेखर और अभिनव जयदेव भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा। नाथों की साधना प्रणाली हठयोग पर आधारित है। हठयोग में हा का अर्थ है सूर, तो ठा का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कम ही पुस्तकों में आपको मिलेगा। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है और अब आपको बताना है। तो ये ठा का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्र, और हठ योग का अगर पूछा जाता है तो सूर्य और चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी साहित्य में जब हम आदिकाल में देखते हैं तो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सभी साहित्य हमें पढ़ने में आता है। तो नाथों की जो संख्या बताई गई है वो 9 नाथ बताए गए हैं, और सिद्धों की संख्या बताई गई है तो 84 बताई गई है। और जो श्रावकाचार्य रचना है ये हिंदी की जो है प्रथम रचना मानी जाती है, देवसेन द्वारा रचित है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ, ये कथन किसका है? तो जल्दी से आपको बताना है। गोरखनाथ जो कि नाथ साहित्य से संबंधित हैं और इन्होंने जो आंदोलन को रूप दिया है वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों राम कुमार वर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिकाल में युद्ध वर्णन के लिए प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया? जी हां दोस्तों, आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको जो है प्रेषित किए जाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न प्रेषित किए जाएंगे। युद्ध वर्णन के लिए प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया डिंगल। आपने देखा होगा कि डिंगल और पिंगल दो ऐसी भाषाएं थी जो आदिकाल में जो है प्रसिद्ध थी, और यहां पर पूछा गया है कि युद्ध वर्णन के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो डिंगल की जाती थी, और प्रेम या विवाह वर्णन के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो पिंगल की जाती थी। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर काल की संज्ञा किसने दी है? जी हां दोस्तों, काल विभाजन से संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं और भी वीडियो मैं अच्छे से बनाने वाला हूं, ट्रिक के माध्यम से आप भी आपको याद करवाया है। तो वीर काल जो कहा है वो कहा आचार्य विश्वनाथ ने, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और एक चीज और की विश्व में वीरों को ही याद किया जाता है, तो वीर काल कौन बोलेगा? विश्वनाथ, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पद्मावती समय किस रचना का एक प्रसंग है? तो पद्मावती समय दोस्तों पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, उसमें सर्गों को समय कहा जाता है, ये चीज भी याद रखना है। और 69 सर्ग जो है पृथ्वीराज रासो में है, चंद्रबरदाई इसके रचनाकार हैं। पद्मावती समय किस रचना का एक प्रसंग है? तो वो पृथ्वीराज रासो का है, ये चीज भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रासो का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? तो रासो जो साहित्य लिखा गया, एक हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, इस प्रकार से साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो रासो का जो प्रधान रस माना गया वो वीर माना गया, और दूसरा जो मुख्य रस है वो कौन सा माना गया? श्रृंगार, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? पृथ्वीराज रासो से संबंधित एक न एक प्रश्न आपका हर परीक्षा में बनेगा। तो पृथ्वीराज रासो की जो नायिका है वो संयोगिता, आपने देखा होगा संयोगिता स्वयंवर, है ना। तो ये संयोगिता जो है पृथ्वीराज रासो की नायिका मानी जाती है, और विग्रहराज जो हैं इसके नायक हैं। तो याद रखो, विकल्प नंबर 2 की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? इस प्रकार से भी पूछा जाता है दोस्तों। 12 रचनाओं के आधार पर जो है वीर गाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, और आदिकाल की जो रचना इनमें से नहीं मानी जाती वो पद्मावत नहीं जब मानी जाती। ये पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी साहब की है, भक्ति काल से संबंधित है, सूफी काव्य धारा से संबंधित है, और ये महाकाव्य भी है, तो याद रख लेना, ठीक है। और ये जो परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, ये आदिकाल से संबंधित हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? तो काव्य प्रवृत्तियां दोस्तों, एक चीज और प्रवृत्ति से याद आता है
कि प्रवृत्ति के आधार पर अगर किसी ने नामकरण किया है तो वो किसने किया है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और आदिकाल की जो काव्य प्रवृत्ति नहीं है वो कौन सी नहीं है, तो हम देखें कि प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना हुई है, धार्मिक साहित्य की रचना हुई है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य हमने पढ़े हैं, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, लेकिन प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग यहां पर नहीं हुआ, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो क्या है, कैमास वध किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है, तो जल्दी से बताएं कैमास वध, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, विकल्प नंबर 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा। कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का जो है प्रमुख प्रसंग है। नेक्स्ट बात करें, आदिकाल में समकालीन कौन सी युगीन परिस्थिति नहीं थी, तो जल्दी से बताएं। राजपूत राजाओं में परस्पर युद्ध होते थे, इस्लाम धर्म का विकास हुआ, समाज में विभिन्न कलाओं का विकास ये नहीं हुआ है ना, बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ, लेकिन जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने वाले। ठीक है, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो गद्य का प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कौन सा है, कुबलय माला, उद्योतन सूरी का ये जो माना जाता है कुबलय माला। तो कुबलय माला के बारे में आपको याद रखना, तो ये जो रचना मानी जाती है वो उद्योतन सूरी की मानी जाती है कुबलय माला, और एक गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ भी है। ठीक है, आदिकालीन साहित्य में। नेक्स्ट बात करें, विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अबहट्ट कहा है, कई बार पूछा गया है। पद लता पताका, पद से पदावली, लता से कीर्ति लता और पताका से कीर्ति पताका, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। और जो है अबहट्ट कहा है तो भाषा को, वो कीर्ति लता की भाषा को विद्यापति ने अबहट्ट कहा है। ठीक है, या ऐसा भी पूछा जाता है विद्यापति की कौन सी रचना अबहट्ट में हुई है, तो कीर्ति लता हुई है। याद रखना विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट है, व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो व्याकरण जो ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सा है, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और व्याकरण में तो बहुत सारी उक्तियां होती हैं है ना, तो और प्रकरण भी होते हैं, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है। और ये किसका है, ये दामोदर पंडित का है, दामोदर पंडित, और इसमें दम होती है वो व्याकरण पढ़ लेता है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित जी का ये व्याकरण ग्रंथ है, इसको याद रखना है। दोस्तों जो भी हमारे दोस्त फेसबुक पर देख रहे हैं वो कृपया यूट्यूब पर सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, और वहां पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, हिंदी साहित्य, हिंदी जीके और भी महत्वपूर्ण, ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित सारे की सारी वीडियो मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और आपको व्हाट्सअप जो है नंबर दिया है, कोई डाउट लगता है तो आप पूछें। और साथ ही आपको एक प्रश्न दिया जाता है हर बार कि बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है, आपको बताना है कमेंट में, सभी लोग लिखेंगे हिंदी साहित्य वाले। और दोस्तों आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। फेसबुक ग्रुप से आपको जरूर जुड़ना, फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। तो ये चीज आपको टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जहां पर स्टडी मटेरियल PDF आदि मैं प्रेषित करता हूं, और चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।